एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। मेरा एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स अर्थात मनुष्य में उत्सर्जी अंग के बारे में समझाएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैं प्लांट का उत्सर्जी तंत्र के बारे में समझाए थे, प्लांट का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के बारे में समझाए थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर कौन सा उत्सर्जी अंग है, कौन से प्रमुख उत्सर्जी अंग है, कौन से सहायक उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो उसका बनावट, उसका स्थिति, उसका महत्व, उसका कार्य क्या क्या है वो आज आप समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सक्रेशन के बारे में आज फिर हम बता देना चाहते हैं। एक्सक्रेशन क्या है? तो सजीवों के शरीर के अंदर बनने वाले जो अनुपयोगी तत्व होते हैं, अर्थात सजीवों के शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, जो जैविक क्रियाएं होती है, इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अनुपयोगी तत्व भी बन जाते हैं जिसको वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। इन वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्सक्रेशन। अब एक्सक्रेशन देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन से अंग हैं। इन सारे अंगों के मिलने से एक तंत्र बनता है, अर्थात उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को ही उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम आखिर किन किन अंगों के मिलने से बना हुआ है वो आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपके सामने एक चित्र आ रहा है, वो आप देखिए। ये जो चित्र आपके सामने नज़र आ रहा है वो आप देखिए। इसमें क्या होता है कि एक जोड़ा किडनी होता है जिसको कि ब्रिक कहते हैं। देखिए एक ब्रिक यहाँ है, एक ब्रिक यहाँ है। ये दोनों क्या है? ब्रिक, अर्थात एक जोड़ा ब्रिक। और ये जो होता है इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं या यूरेटर कहते हैं। अर्थात प्रत्येक किडनी से दो नली नुमा रचना निकला हुआ है। ये देखिए, ये आपका नली नुमा रचना है। ये जो नली नुमा रचना है इसी को हम कहते हैं यूरेटर। तो ये यूरेटर क्या होता है? ये मूत्राशय में खुल जाता है। इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर या ब्लैडर भी कह सकते हैं, जिसको कि मूत्राशय कहते हैं। तो ये मूत्राशय में खुल जाता है और मूत्राशय का संबंध होता है यूरेथ्रा से, जिसके सहायता से जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो अस्थायी रूप से हमारा यूरिन जमा होता है, उस यूरिन को क्या करता है? वो शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो एक नली नुमा रचना है जो कि क्या करता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जमा होते हैं उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो आखिर ये मुख्य रूप से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता क्या है? तो मनुष्य के अंदर बताया जाता है कि जो सबसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो होते हैं अमोनिया। परंतु प्रकृति क्या किया है, इतना ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बहुत घातक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए क्या करता है, हमारा यकृत उसे एक कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए वो अमोनिया क्या होता है, हमारे यकृत में जा कर के वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और वही यूरिया यूरिन के अंदर मौजूद होता है, जो थोड़ा कम घातक होता है परंतु फिर भी वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए तब क्या होता है कि हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि उत्सर्जित तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। तो ध्यान रखिए, एक जोड़ा ब्रिक, एक जोड़ा यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ये सारा जो ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन मिल करके बनाता है उत्सर्जित तंत्र। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारे शरीर के अंदर किडनी है, ये किडनी का रचना कैसा होता है। तो अब एक किडनी के बारे में आप अच्छी तरह से समझेंगे, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब आप समझेंगे कि ये जो किडनी है वो किस तरह का हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो देखिए, एक किडनी जो आपके सामने आ गया है, एक किडनी
इसका रचना अगर हम देखते हैं, इसका अंदरूनी रचना देखते हैं, तो इसका अंदरूनी रचना में क्या क्या मिलते हैं वो देखेंगे। उसके पहले आप ये देखिए कि ये जो किडनी होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर होता है तो कहाँ होता है, यानी इसका स्थिति देखेंगे। तो देखिए हमारे उदर गुहा के अंदर जो पश्च भाग है, यानी रीढ़ के हड्डी के आसपास वाला जो भाग है, ठीक है, उदर गुहा के रीढ़ के हड्डी के अगल बगल ये एक जोड़ा में अवस्थित होते हैं। अब ये रीढ़ का हड्डी जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो हमारा थोरेसिक बोन्स है, यानी थोरेक्स का जो बोन निकलता है रीढ़ का हड्डी, उसको कहते हैं T12। तो T12 से लेकर के ये कहाँ पे जाता है, तो T12 से लेकर के ये L3 तक आता है। तो T12 से लेकर के कितना तक आता है, तो L3 तक इसका जो पोजीशन होता है वो उपस्थित होते हैं। L3 मतलब लुम्बर वर्टिब्रा थर्ड, यानी लुम्बर वर्टिब्रा हमारे शरीर में 5 होते हैं, उस 5 में थर्ड तक ये जो है आता है। तो अर्थात हमारे उदर गुहा में रीढ़ के हड्डी के अगल बगल T12 यानी थोरेसिक हड्डी का 12 से लेकर के, क्योंकि देखिए थोरेसिक हड्डी जो होता है, अस्थि पंजर जिसको कहते हैं, वो हमारे शरीर में 12 जोड़ा ही होते हैं। तो लास्ट जोड़ा जो होते हैं वहीं से शुरू होते हैं और लुम्बर 3 तक ये क्या हो जाते हैं, लास्ट हो जाते हैं। परंतु एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो किडनी हमारे हैं, वो किडनी हमारा जो राइट साइड का किडनी है वो थोड़ा लोअर पोजीशन में होता है, अर्थात थोड़ा नीचे होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि वो T12 से शुरू होता है और L3 तक जाता है। लेकिन लेफ्ट किडनी क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। इसके पीछे कारण भी है, वो कारण भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि राइट किडनी क्या होता है, हमारा T12 से लेकर L3 तक होता है, और लेफ्ट किडनी जो होता है ये कितना होता है, तो ये होता है T11 से लेकर के L3 तक होता है, यानी ये थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ऊपर और नीचे होने का कारण क्या है, ये है यकृत, क्योंकि हमारा राइट साइड में क्या होता है, एक भारी भरकम ऑर्गन होता है जिसको हम यकृत भी कहते हैं, ठीक है। और यकृत होने के कारण क्या होता है, हमारा जो राइट साइड का किडनी है वो थोड़ा लोअर पोजीशन में होता है, अर्थात थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए इसका पोजीशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो किडनी होते हैं इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है। तो देख लीजिए, आकार आप देख रहे हैं कि इस किडनी का आकार सेम के बीज के आकार का होता है, ये हम जानते हैं, जिसका कि बाहर वाला जो पोर्शन है, इसका जो बाहर का एरिया है वो इसका उभरा हुआ है, ठीक है, ये इसका उभरा हुआ एरिया है, और जो अंदर का एरिया है वो इसका धंसा हुआ एरिया है। तो ये किडनी शेप्ट, ये बीन शेप्ट का एक रचना होते हैं, अर्थात ये बीन के समान होते हैं। बीन्स जानते हैं आप, बीन्स का आकृति क्या होता है, एक तरफ उभरा हुआ होता है, एक तरफ धंसा हुआ होता है। जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो इसका लंबाई अगर हम देखें तो इसका लंबाई होता है 10 से लेकर के 12। इसका लंबाई कितना होता है, तो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। इसका चौड़ाई अगर हम देखें तो चौड़ाई बताया जाता है 5 से लेकर के इसका चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। और इसका कुछ मोटाई भी होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। तो ये इसका आप मेजरमेंट देख लिए हैं कि इसका मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे इसका रंग कैसा होता है, ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि इसका रंग कैसा होगा, गहरा लाल, ठीक है, या लाल भूरा रंग का इसका रंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर होता है क्या क्या होता है, वो हम देखेंगे। इसको बड़ी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा किडनी है चारों तरफ से एक बाहरी दीवार से घिरा हुआ रहता है, जिसको कि हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। याद रहेगा, ये जो दीवार है चारों तरफ, इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं, जो कि सबसे बाहर की तरफ घिरा हुआ है। अब इस रीनल कैप्सूल के बाहर एडिपोज टिश्यू का एक लेयर होता है,
जिसको हम फैट बॉडी फैट टिश्यू भी कहते हैं। तो फैट टिश्यू का एक लेयर और भी होता है ताकि इससे चोट या आघात से रक्षा किया जा सके, ठीक है। और ये एडिपोज टिश्यू का लेयर के बाद एक और लेयर होते हैं जिसको कि रीनल फैसिया बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये 3 लेयर के द्वारा इसका कैप्सूल भी बटा हुआ होता है। एक रीनल कैप्सूल जो सबसे अंदर का लेयर है, उसका बाहर जो लेयर है उसको कहते हैं, इसका जो बाहर का लेयर है वो एडिपोज टिश्यू का लेयर है, ठीक है। और जो सबसे बाहर का लेयर है वो लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं रीनल फैसिया, ठीक है। तो ये 3 इसका क्या है, आउटर कवरिंग है। अब इसका अंदरूनी रचना जब हम देखते हैं, गौर से देखिए, इसका अंदरूनी रचना को हम लोग यहाँ पे 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी एक जो बाहर का पोर्शन है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भाग जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स जो है ये सबसे इसका बाहर का लेयर है। किसके अंदर, तो कैप्सूल के अंदर जो सबसे बाहर का लेयर है उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पोर्शन जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर वाला जो भाग है उसको रीनल मेडुला कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला क्या है, इसका अंदरूनी भाग है, ठीक है। और इस जो रीनल मेडुला है उसके अंदर एक तिकोनाकार रचना आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए गौर से, ये जो तिकोनाकार रचना दिखाई दे रहा है ये कम से कम 10 से लेकर के 18 के संख्या में होते हैं। इसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड। याद रखिए, इसको कहते हैं रीनल पिरामिड। तो ये रीनल पिरामिड की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 10 से लेकर 18 तक हो सकते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। और जो अंदर का जो पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं हाइलस कहते हैं या रीनल हाइलम कहते हैं। रीनल हाइलम क्या है, ये इसका अंदर का पार्ट है जो थोड़ा कर्व होता है, ठीक है, अंदर की तरफ धंसा होता है। इसके अंदर से यूरेटर निकलते हैं, इसके अंदर रीनल आर्टरी प्रवेश करते हैं, इसी के अंदर से या इसी के स्थान से क्या होते हैं, तो रीनल वेन बाहर निकलते हैं। कुछ नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये जो इंट्रेंस और एक्सट्रेंस का जो भी स्थान है उसको हम कहते हैं रीनल हाइलम। तो इस तरह से हम 3 पार्ट इसका देख लिए हैं। अब इसका थोड़ा सा अंदरूनी रचना आप देखिए। तो अंदरूनी रचना में आपको क्या क्या दिखाई देंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए इसका अंदरूनी रचना क्या क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप इसके अंदर का सारा सामग्री आप समझ लिए हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और भी थोड़ा सा देखिए, जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उस कॉर्टेक्स वाला भाग में नेफ्रॉन का आखिर कौन सा हिस्सा मौजूद होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन जब पाए जाते हैं तो उन 10 लाख नेफ्रॉन में अगर एक नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करें तो उस नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है उसके बारे में आप जानिए। तो देखिए, नेफ्रॉन का जो मालपिघियन कार्पसल्स है और प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड है, ये वाला जो हिस्सा है, और डिस्टल कन्वुलेटेड का हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो हेनले लूप का हिस्सा होता है वो कहाँ चले जाते हैं, तो रीनल पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या होगा, नेफ्रॉन का जो मालपिघियन कार्पसल्स है, डिस्टल कन्वुलेटेड है या प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड है, ये दोनों हिस्सा कहाँ पे रहेगा, कॉर्टेक्स में रहेगा। और इसका जो हेनले लूप है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में समझा देंगे कि नेफ्रॉन का कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी थोड़ा सा याद रखिए इसको कि उसका हेनले लूप वाला जो भाग है वो रीनल पिरामिड के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ये जो पोर्शन आप रीनल पिरामिड देख रहे हैं, ये देखिए, ये रीनल पिरामिड का पोर्शन है, ठीक है। अब ये रीनल पिरामिड जो आप ये देख रहे हैं, ये रीनल पिरामिड के अंदर
एक रचना है जिसको कहते हैं रीनल पेपिली, अर्थात रीनल पिरामिड का जो शीर्ष भाग है भीतर के तरफ उसको रीनल पेपिली कहते हैं। अब रीनल पेपिली का संबंध किससे होता है तो उसको कहते हैं माइनर कैलिक्स कहते हैं, अर्थात रीनल पेपिली जिस नली में खुलता है उसको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। और दो या दो से अधिक यानी अधिक से अधिक 3 पिरामिड होगा रीनल पिरामिड, वो एक साथ ज्वाइंट कर जाते हैं और ज्वाइंट करके एक बड़ा नली में खुलते हैं जिसको मेजर क्या कहते हैं, उसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। और मेजर कैलिक्स जैसे इधर से एक मेजर कैलिक्स आ रहा है, इधर से एक मेजर कैलिक्स आ रहा है, इधर से एक मेजर कैलिक्स आ रहा है, सारे मेजर कैलिक्स क्या होता है एक नली नुमा रचना में खुल जाता है। और ये जो नली नुमा रचना में खुलता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरेटर, अर्थात यूरेटर तो यहाँ से इसको यूरेटर कहेंगे लेकिन इसका जो ऊपर पोर्शन है उसको हम पेल्विस भी कहते हैं, अर्थात इसका नाम है रीनल पेल्विस जो आगे चल करके यूरेटर में चले जाते हैं। क्लियर हो गया, मामला क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, रीनल पिरामिड का जो अग्रभाग है अंदर के तरफ उसको रीनल पेपिली कहते हैं। रीनल पेपिली 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, तो ये सारे रीनल पेपिली 3-4 पिरामिड का रीनल पेपिली एक नली में खुलता है, उस नली को कहते हैं माइनर, ठीक है, माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स बहुत 2 या 2 से अधिक माइनर कैलिक्स जब एक नली में खुलते हैं या जितने भी माइनर कैलिक्स है सब एक नली में खुलते हैं जिसको कि मेजर कैलिक्स कहते हैं। और मेजर कैलिक्स का संबंध किससे होता है तो मेजर कैलिक्स का संबंध होता है रीनल पेल्विस के अंदर। ये आपका रीनल पेल्विस का पोर्शन है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये रीनल पेल्विस का पोर्शन है। और ये रीनल पेल्विस आगे चल करके यूरेटर के अंदर जा करके खुल जाता है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, इसलिए आप धैर्य रख करके इसको देखते जाइए, हम पूरा क्लियर इसके मामले में कर देंगे ताकि आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये यूरेटर का संबंध किससे है, क्लियर। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे कोर्टेक्स का कुछ हिस्सा देखिए इसका अंदर के तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। ये कोर्टेक्स का जो अंदर के तरफ ये उंगली नुमा रचना जो धंसा हुआ है इसको रीनल कॉलम्स कहते हैं या रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं या रीनल कॉलम कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं, ठीक है, रीनल कॉलम कहते हैं इसको। अब ये रीनल कॉलम जो होता है ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि कोर्टेक्स का भाग अगर अंदर की तरफ गया हुआ रहेगा तो ये इसको एक अस्थिरता प्रदान करता है, इसी के लिए ये क्या होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और ज़्यादा इसका विशेष फंक्शन नहीं है, क्लियर। अब थोड़ा सा आप ये समझिए, इसके अंदरूनी भाग के बारे में आप समझ गए हैं। अब समझिए कि इसके अंदर जो सिरा और धमनी किस तरह से प्रवेश करते हैं, किस तरह से निकलते हैं। तो देखिए इसमें जो आपको रेड जैसा कलर का जो धमनी इसमें प्रवेश किया हुआ दिखाई देते हैं उसको रीनल धमनी कहते हैं या इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद ये कई शाखाओं में बंट जाते हैं। तो जब कई शाखाओं में बंट जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो रीनल आर्टरी है ये आगे चल करके कई शाखाओं में बंट जाते हैं जिसको सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब सेगमेंटल आर्टरी क्या होता है, सेगमेंटल आर्टरी आगे चल करके ये पिरामिड को इस तरह से दोनों तरफ के पिरामिड में जाकर के शाखान्वित हो जाते हैं। इस तरह से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, पहले तो ये सेगमेंटल आर्टरी हुआ और उसके बाद दोनों पिरामिड को इस तरह से घेर लेते हैं सारा। इसको कहते हैं ये जो पोर्शन है आर्टरी का, ये पोर्शन जो होते हैं इसका एक अलग नाम है,
इसका जो नाम है, ये जो पोर्शन में हम बताएं कि ये जो, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टरी यहाँ से निकला है इसका नाम है इंटरलोबर आर्टरी। ठीक है, ये सभी क्या है, पिरामिड के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात ब्रांचिंग हो जाते हैं, इसको इंटरलोबर आर्टरी कहते हैं। और ये इंटरलोबर आर्टरी आगे चल करके ये क्या करता है, इस पोर्शन में जा करके ये इसके पेरिफेरल वाला हिस्सा में जा करके ये मतलब ट्रांसवर्स वाला पोर्शन में ये जा करके उपस्थित हो जाते हैं। इसको कहते हैं, जो ये इसको घेरे हैं, इसको आर्क्वेट आर्टरी कहते हैं। आर्क्वेट आर्टरी फिर आगे चल करके कोर्टिकल रेडियल आर्टरी बनाता है। ठीक है, कोर्टिकल रेडियल आर्टरी बनाता है। और ये कोर्टिकल रेडियल आर्टरी क्या होता है, सभी नेफ्रॉन का जो एफरेंट वाला भाग है वो एफरेंट के साथ जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पोर्शन में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। इसको आप फिगर में इस तरह से समझिए, इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि जैसे ये आपका एक क्या है, इसको रीनल आर्टरी कहते हैं, रीनल आर्टरी। ठीक है, ये आगे चल करके कई ब्रांच में बढ़ जाते हैं जिसको कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, अब ये सेगमेंटल आर्टरी क्या होता है, इंटरलोबर आर्टरी बनाता है। ठीक है, तो इंटरलोबर आर्टरी यहाँ से यहाँ तक के जो पोर्शन है उसको इंटरलोबर आर्टरी कहते हैं, इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो पेरिफेरल वाला भाग में ये जो पार्ट है इसको कहते हैं आर्क्वेट आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी कहते हैं। और ये फिर आगे चल करके कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, अब रेडियल आर्टरी का भी कई शाखाएं इस तरह से हो जाते हैं। और ये जो शाखाएं होते हैं वो एफरेंट के अंदर जाकर चले जाते हैं, यानी जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, मतलब जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा कि ये प्रवेश कर जाते हैं, एफरेंट आर्टियोल के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब ये एफरेंट आर्टियोल्स फिर क्या होता है, ये आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, अब ये आगे की तरफ जाएगा और इफरेंट आर्टियोल्स बनाएगा। और इफरेंट आर्टियोल्स फिर क्या होता है कि आगे चल करके ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होता है वो आगे चल करके ये कैपिलरीज सिरा कैपिलरीज के अंदर खुल जाता है ना। अब सिरा कैपिलरीज के अंदर जब खुल जाता है, ये सिरा कैपिलरीज के अंदर खुल जाता है, तो सिरा कैपिलरीज फिर क्या होता है, सिरिकाओं में डेवलप्ड होते हैं। और सिरिकाएँ फिर क्या करते हैं कि सिरा में बदल जाते हैं और रीनल सिरा बन जाते हैं। और रीनल सिरा का संबंध फिर कहाँ होता है, तो इंफेरियर वेना केवा से हो जाते हैं। और वो इंफेरियर वेना केवा में जाकर के खुल जाते हैं। और इस तरह से एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस के अंदर छन जाते हैं। और जो शुद्ध रक्त होते हैं वो फिर वापस इंफेरियर में चले जाते हैं, इंफेरियर वेना केवा में चले जाते हैं। तो ये बाद में हम इसके बारे में और भी क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं जो रचना, उसके बारे में आप समझिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसको हम लोग देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी क्लियर करना चाहते हैं, वो आप देखिए। यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं इस पे। अब देखिए, तो ये रचना आपने देख लिया। तो अब इसमें जो सिरा और धमनी, मतलब धमनी इसमें प्रवेश किया, रीनल आर्टरी, और उधर से वापस क्या हुआ, रीनल वेन के रूप में बाहर निकला। जब इसके अंदर एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट सारे छन गए, उसके बाद फिर बाहर निकल गया। तो ये जो रचना हम लोग देखे हैं, ये रचना ही आपका क्या है, ये किडनी है। अब यहाँ पर होता क्या है, सो देखिए, जब नेफ्रॉन के अंदर एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट छन जाते हैं तो उसके बाद ये रीनल पिरामिड से पेपिली में जाता है, पेपिली से माइनर
कैलिक्स में आता है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आता है, और मेजर कैलिक्स से फिर कहाँ चले आते हैं, तो मेजर कैलिक्स से फिर रीनल पेल्विस के अंदर चले आते हैं, और रीनल पेल्विस से फिर कहाँ चले आते हैं, तो यूरेटर में चले आते हैं, और यूरेटर में जा करके वो फिर यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में अस्थायी रूप से मूत्र जमा होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो यूरिया होते हैं। फिर वो यूरिया हमारे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप इस किडनी का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देख लिए हैं और इसको समझ गए हैं। अब थोड़ा आते हैं हम इसमें नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन का बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए तो बात क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह से काम होता है। तो अब चले आइए नेफ्रॉन का आकृति। नेफ्रॉन में पहले इसका आकृति समझिए। हम जानते हैं कि हमारे किडनी के अंदर प्रत्येक किडनी में 10 लाख क्या होते हैं, तो 10 लाख हमारे एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। इस तरह से अगर दोनों किडनी में हम देखें तो दोनों किडनी में हमारा 20 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। नेफ्रॉन का जो अग्रभाग होता है वो कप शेपेड एक संरचना होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कप नुमा रचना जो देख रहे हैं इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर जो एफरेंट आर्टियोल्स आकर के प्रवेश किया है वो अंदर जाकर के कई शाखाओं में बट जाते हैं और इफरेंट आर्टियोल्स के रूप में वो बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर जो कई शाखान्वित होकर के जो रचना बनाते हैं उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस बनते किससे हैं, तो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल से बनते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करके हम अगर देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, यही है आपका बोमेन कैप्सूल। इसी के भीतर में क्या है, ग्लोमेरुलस उपस्थित है। जैसे ये आपका है, ये आपका है बोमेन कैप्सूल। इफरेंट आर्टियोल्स इस तरह से आ रहा है और इसके अंदर कई शाखाओं में वो क्या हुआ, बट गया। और इस तरह से कई शाखाओं में जब बट जाते हैं, बटने के बाद फिर एक नली बाहर निकलते हैं जिसको कि हम कहते हैं इफरेंट आर्टियोल्स। तो ये हो गया इफरेंट आर्टियोल्स और ये हो गया एफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, तो ये जो कप नुमा रचना है इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो एफरेंट और इफरेंट दोनों मिल करके बीच में एक शाखान्वित जाल नुमा रचना बनाया है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो बाहर निकलने वाले नली है इसको कहते हैं इफरेंट। इसको क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टियोल्स। इसको कहते हैं एफरेंट आर्टियोल्स। एफरेंट का मतलब होता है वे नलियां जो किसी भी पदार्थ को भीतर की तरफ लाता है, और इफरेंट मतलब होता है वैसे नलियां जो किसी भी पदार्थ को बाहर की तरफ ले जाते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर एक नली नुमा रचना निकलता है जिसको रीनल ट्यूबुल्स कहते हैं। अब ये रीनल ट्यूबुल्स जो होते हैं वो यहाँ देख लीजिए, ये जो रीनल ट्यूबुल्स है तो इसमें ये जो रचना है इसको प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड, ये प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड है। अर्थात जो बोमेन कैप्सूल से नली नुमा रचना निकलता है वो काफ़ी कुंडलित होते हैं, काफ़ी उलझे हुए होते हैं, उसको प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड कहते हैं। प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड आगे चल करके एसेंडिंग हेनले लूप बनाता है और फिर डिसेंडिंग हेनले लूप बनाता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर एसेंडिंग हेनले लूप बनाता है। और ये जो यू आकार का रचना है, इस यू आकार के रचना को ही हम कहते हैं हेनले लूप। ठीक है, और हेनले लूप का संबंध एक दूसरे नली में होता है। ये नली थोड़ा सा मोटा होता है, इस नली लेकिन कम ये कुंडलित होता है, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड। तो दो नली हुआ, देखिए यहाँ डिस्टल कन्वुलेटेड, ये इसको कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड। और डिस्टल कन्वुलेटेड का संबंध किससे होता है, तो टीसी डक्ट से होता है, ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट से होता है। तो यूरिन इसके अंदर निर्माण होंगे, फिल्ट्रेट इसके अंदर बनेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे चल करके क्या होगा, इसके अंदर आकर के जमा हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से फिर कहाँ चले जाएंगे, यूरेटर में चले जाएंगे, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये एक नेफ्रॉन का रचना देख लिए हैं। तो मुख्य रूप से नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट ही माना जाता है। पहला है मालपिघियन कार्पसल्स, जिसके अंदर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आते हैं, अर्थात ग्लोमेरुलस तथा बोमेन कैप्सूल दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? मालपिघियन कार्पसल्स कहते हैं। अब ये मालपिघियन कार्पसल्स आगे तरफ से जो खुलता है वो रीनल ट्यूबुल्स के अंदर खुलता है। रीनल ट्यूबुल्स के भी 3 पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड, दूसरा पार्ट जिसको कहते हैं हेनले लूप, और तीसरा पार्ट जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड का जो संबंध होता है वो कहाँ से होता है? तो वो संबंध इसका होता है किससे? तो ट्रांसवर्स कोलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हैं, ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये रचना क्या होता है? ये एक नेफ्रॉन का इसमें प्रवेश हुआ, परंतु ऐसा बहुत सारा नेफ्रॉन क्या होता है? इस कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर मिलते हैं, और इसलिए बूंद बूंद करके इसके अंदर यूरिन क्या होते हैं? जमा होते हैं, और इससे फिर रीनल पेल्विस में जाते हैं, रीनल पेल्विस से फिर यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि यूरिन का निर्माण होता कैसे है। यानी अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, इसके होने के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, अर्थात 3 चरणों में ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा जो है, दूसरा को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। तो 3 चरणों में हमारा यूरिन का निर्माण होता है। वो क्या क्या है? एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। समझ गए? अब ये होता कैसे है वो देखिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो पहला यूरिन निर्माण की प्रक्रिया है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसमें ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। वो होता कैसे है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल्स, जैसा कि आप पहले से ही जान चुके हैं कि एफरेंट आर्टियोल्स से क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर उत्सर्जी पदार्थ युक्त रक्त को लाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है, एफरेंट आर्टियोल्स के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ युक्त रक्त होते हैं वो कहाँ प्रवेश करते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। एफरेंट आर्टियोल्स का व्यास इफरेंट आर्टियोल्स के बनिस्पत कम होता है। यही कारण है कि ग्लोमेरुलस के ऊपर एक दबाव क्रिएट होता है और इस दबाव के कारण इसके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो छन जाते हैं और छन करके बोमेन कैप्सूल में चले आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पर केवल उत्सर्जी पदार्थ ही छन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि रक्त के अंदर कुछ उपयोगी तत्व भी होते हैं, वो भी उपयोगी तत्व क्या होते हैं, ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट के अंदर चले आते हैं। तो वो जो छने हुए द्रव पदार्थ है उसको ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट होते हैं, इस ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं, कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं। तो इसको फिर से वापस लाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा उपयोगी तत्व नहीं है जो कि हम यूं ही उसको बाहर निकाल दें, इसलिए प्रकृति क्या किया है कि इफरेंट आर्टियोल्स जो होता है, ये अगर एफरेंट आर्टियोल्स है तो ये इफरेंट आर्टियोल्स है,
ये इफरेंट आर्टियोल्स आगे चल करके क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक जालनुमा रचना बनाता है। इस जालनुमा रचना को ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उसको फिर से क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अर्थात जो ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सभी तो हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन उपयोगी पदार्थों को फिर से वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो हम लोग प्रक्रिया देखे हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अर्थात ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट बनने की जो प्रक्रिया है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बाद में चल करके क्या होता है, इसमें जो उपयोगी तत्व होते हैं ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट के अंदर, उन उपयोगी तत्वों को वो क्या करता है, हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उसको अवशोषित कर लेता है। इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अर्थात इसके अंदर जो भी उपयोगी तत्व हमारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर अवशोषित हो जाएगा उसको हम कहते हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर जब ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन की क्रिया होती है। ट्यूबुलर सेक्रेशन कहने का मतलब कि अभी भी इसके अंदर संपूर्ण रूप से उत्सर्जी पदार्थ नहीं पहुंचे हैं ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट के अंदर। तो अब क्या होता है कि जो भी इस नली के अंदर, रीनल नलिका के अंदर अथवा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जो भी सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन या फिर और भी इसमें पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है, ये सारे आयंस अगर अधिक मात्रा में रक्त के अंदर होते हैं तो फिर से क्या होते हैं, इसी नली में वापस भेज दिए जाते हैं। अर्थात वो ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। फाइनली क्या होता है, ये ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट यूरिन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहाँ चले जाते हैं, तो ये हमारा रीनल पेल्विस के अंदर चले जाते हैं और रीनल पेल्विस से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे और यूरेथ्रा के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो भी जान लीजिए कि हमारे शरीर में 24 घंटा में 180 लीटर ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट बनते हैं। ठीक है, और इससे जो यूरिन तैयार होते हैं वो मात्र होते हैं 1.5 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट जो होते हैं वो सारा का सारा यूरिन नहीं बना देते हैं। अगर उतना सारा यूरिन बनाने लग जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा यूरिन को त्याग करते करते। इसलिए क्या होता है कि ये वापस फिर से जो हम बताए पुनः अवशोषण की जो क्रिया होती है उसमें जो अतिरिक्त जल होता है वो सारा अतिरिक्त जल क्या होता है, इस ट्यूब के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे कि हमारा यूरिन एक औसत मात्रा में ही बने ताकि व्यक्ति उसको आसानी से निकाल सके। इसलिए कहता है कि 1.5 लीटर ही यूरिन हमारा क्या होता है, बनता है। ठीक है, लेकिन ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट कितने तैयार होते हैं, तो लगभग 170 से 180 लीटर। वो शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना जल पीता है। तो एक औसत अगर हम 3.5 लीटर 4 लीटर जल अगर पीते हैं तो इसके हिसाब से वो उतना उसमें ग्लोमेरुली फिल्ट्रेट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप देखे हैं कि किस तरह से हमारा नेफ्रॉन कार्य करता है यूरिन के निर्माण में। ठीक है, तो आज का जो आप टॉपिक देखे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में हम समझते हैं पूरी तरह से जानकारी हो गई है। अगर किसी तरह का आपको जानकारी नहीं समझ में आया, इसमें जो भी बताया गया है, तो आप कमेंट जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में मेरा क्या कमियां रह गई है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप उस कमियों को मैं दूर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।